नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल हिंदी साहित्य विथ एबी में। इसके पूर्व की कक्षा में हमने बात की थी रस के अंगों के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं रस सूत्र से संबंधित मुख्य व्याख्याता आचार्यों के बारे में, जिन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर टीकाएं भी लिखी है और रस सूत्र से संबंधित अपनी व्याख्याएं भी प्रस्तुत की हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आचार्य भट्टलोल्लट के बारे में। आप जो है हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आचार्य भट्टलोल्लट। आचार्य भट्टलोल्लट के बारे में आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है कि भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य भट्टलोल्लट। इन्होंने कौन से वाद की या कौन से दर्शन की स्थापना की है? तो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि आप सभी ने रामायण जो सीरियल है जो कोविड टाइम में पुनः प्रसारित हुआ था वो तो देखी ही होगी। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि दर्शक जो है, जो राम का किरदार निभाने वाले जो एक्टर थे, उनको ही राम मानने लग गए थे और उनको ही प्रणाम करने लग गए थे। तो इस तरह दर्शक के मन में जो अभिनेता पर मूल पात्र का आरोप स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे ही हम आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखा है, रामलीला देखते समय अभिनेता को ही राम स्वीकार कर लेना आरोपवाद का ही उदाहरण है। तो आचार्य भट्टलोल्लट ने रस के संबंध में निष्पत्ति माना है उत्पत्ति को और संयोग माना है संबंध को। संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे उत्पादक और उत्पाद्य का संबंध, गम्य और गमक का संबंध, पुष्य और पोषक का संबंध। यहाँ पर उत्पादक से हमारा तात्पर्य विभाव से है और उत्पाद्य से तात्पर्य हमारा रस से है। तो इसमें आचार्य भट्टलोल्लट के आरोपवाद का तात्पर्य है कि अभिनेता पर मूल पात्र का आरोप स्वीकार कर लेना। ठीक है, फिर हम दूसरा देखते हैं आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक ने जो दर्शन दिया है या जो वाद स्थापित किया है वह है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद को हम चित्र तुरंग न्याय भी कहते हैं, अर्थात जब हम घोड़े का चित्र देखते हैं तो उसे ही हम घोड़ा स्वीकार कर लेते हैं, है ना, और उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से घोड़े का चित्र देखकर उसे ही घोड़ा स्वीकार कर लेना एक अनुमितिवाद का उदाहरण है। इसमें निष्पत्ति मानी जाती है अनुमिति को और संयोग माना जाता है अनुमान को। तो अनुमान के आधार पर स्वीकार्यता जो है अनुमितिवाद कहलाती है। इसके बाद हमारे जो तीसरे आचार्य हुए हैं वे हैं आचार्य भट्टनायक। इन्होंने भुक्तिवाद का दर्शन दिया। भुक्तिवाद को हम भोगवाद भी कहते हैं। तो आप जो है, यदि आपसे पूछा जाए कि भोगवाद के प्रवर्तक कौन है या यह सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है, तो आचार्य भट्टनायक ने। तो इसमें इन्होंने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है वह है साधारणीकरण का सिद्धांत। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत। साधारणीकरण का सिद्धांत, इसे हम जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण भी कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में यदि प्रश्न बनता है कि साधारणीकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो आचार्य भट्टनायक ने दिया और इनके जो दर्शन का नाम है वो है भोगवाद। तो साधारणीकरण के इनके सिद्धांत में विभाव आदि का महत्व जो है समाप्त हो जाता है और सभी सामान्य से प्रतीत होने लगते हैं, यानी कि सबको सामान्य मान लिया जाता है। तो ये जो है साधारणीकरण है जिसमें भावकत्व व्यापार की संज्ञा दी गई है। इसे हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि जब स्थायी भाव आश्रय के भीतर भी जागने लगे। अब आश्रय क्या है, तो इसके लिए आपको मेरी पूर्व की क्लास जो है, जो क्लास 1 है, वह देखना पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि जिसके भीतर जो स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं। तो जब स्थायी भाव आश्रय के भीतर भी जागने लगे तो वहाँ पर साधारणीकरण हम देख सकते हैं। जैसे कि यशोदा और कृष्ण का अभिनय चल रहा है और उसे देखकर दर्शक के मन में भी वात्सल्य रस जाग गया है। यानी यशोदा के मन में तो वात्सल्य रस है, लेकिन दर्शक के मन में भी वात्सल्य रस उत्पन्न हो गया है। तो यह जो है एक विशिष्ट से सामान्य दर्शक तक
उस रस का, उस भाव का जाग जाना, ये कहलाता है सामान्यीकरण। यानी उस भाव का सामान्यीकरण हो गया, जनरलाइज़ हो गया, वह सबके मन में उत्पन्न हो गया। यहाँ पर जो अभिनेता है, यानी कि जो यशोदा का किरदार प्ले कर रहा है, वह जो है आपका आश्रय हो गया। दर्शक जो हो गए वे सामाजिक पृष्ठभूमि से हो गए, यानी कि आश्रय और सामाजिक दोनों के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। तो यह कहलाता है आपका साधारणीकरण का सिद्धांत, और इसे प्रस्तुत किया है आचार्य भट्टनायक ने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले आचार्य और अंतिम आचार्य की रस सूत्र से संबंधित अभिनव गुप्त के बारे में। इन्होंने अभिव्यक्तिवाद प्रस्तुत किया। अभिव्यक्तिवाद से तात्पर्य है कि जिस तरह से मिट्टी पर वर्षा की पहली बूंद पड़ती है और मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, यानी जल की बूंदें पड़ने पर जिस तरह से मिट्टी की गंध आने लगती है, तो उसी तरह से स्थायी भाव का विभाव आदि के साथ संयोग से जागृत होना ही अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। यहाँ पर आपको विभाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, आलंब क्या है, ये सब जानने के लिए आपको मेरी पहली क्लास देखनी पड़ेगी। लेकिन आप चूँकि बचपन से रस पढ़ते आ रहे हैं, तो स्थायी भाव तो आपको पता है, जैसे श्रृंगार रस का होता है रति, है ना। विभाव बोलते हैं कारण को, जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके संयोग से जो हमारे मन में जो रस उत्पन्न होता है या जो भाव हम महसूस करते हैं, वह कहलाता है, जो स्थायी आनंद होता है वह कहलाता है अभिव्यक्तिवाद। और रस की सत्ता जो है आत्मगत होती है, यह कथन है अभिनव गुप्त का। इन्होंने अभिव्यक्ति को निष्पत्ति माना है और व्यंग्य व्यंजक संबंध को संयोग माना है। अर्थात जो रस है वह अभिव्यक्ति के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे चारों प्रमुख आचार्य, और इसे हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आचार्य भट्टलोलट ने आरोपवाद या उत्पत्तिवाद इन्होंने दिया है, जो कि भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। और इसके बाद आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद दिया है। इन्होंने निष्पत्ति अनुमिति को माना है और संयोग अनुमान को, अनुमान के आधार पर स्वीकार्यता। फिर तीसरा है भट्टनायक, इन्होंने भुक्तिवाद दिया है और साधारणीकरण का सिद्धांत भी। फिर है अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया है, जिसमें इनका कथन है कि रस की सत्ता आत्मगत होती है। तो इसको आप यदि संक्षिप्त रूप में देखना चाहें तो इस तरह चार्ट बना सकते हैं। एक तरफ आचार्य, उनके सिद्धांत, उनके दर्शन और उनकी रचना। तो जो आपके आचार्य भट्टलोलट है, इन्होंने आरोपवाद, उपचयवाद या उत्पत्तिवाद, देखिए एक ही अगर आप आरोपवाद बस याद करके जाते हैं, तो यदि आपको एग्ज़ाम में उपचयवाद पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से आपको ये तीनों एक ही हैं, लेकिन आपको तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे: आरोपवाद, उत्पत्तिवाद और उपचयवाद। फिर इनका जो दर्शन है वो है मीमांसा। इनकी जो रचना है वो है नाट्यशास्त्र का टीका। तो भट्टलोलट ने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है। इसी तरह आचार्य शंकुक ने भी नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना है। शंकुक ने अनुमितिवाद प्रस्तुत किया, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे हम अनुमानवाद या अनुकृतिवाद भी कहते हैं। इनका जो दर्शन है वह है न्याय। तो तीसरे हैं हमारे भट्टनायक, इन्होंने भुक्तिवाद या यहाँ पर आप लिख लीजिए भोगवाद, इनको भोगवाद भी कहते हैं। इन्होंने सांख्य दर्शन के आधार पर यह सिद्धांत दिया, और इनकी जो रचना है वह है हृदय दर्पण। और चौथे हैं हमारे अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया, ये शैव दर्शन को मानने वाले हैं। और अभिनव भारती और तंत्रालोक, ये दो रचनाएं इनकी हैं। इसके अलावा आप इस चार्ट में जो निष्पत्ति है और उत्पत्ति है, तो निष्पत्ति है और संयोग है, तो ये वाला कॉलम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि कौन से आचार्य ने किस चीज़ को निष्पत्ति माना है और किस चीज़ को संयोग माना है। तो वो भी आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। आपको एक ही जगह ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह क्लास जो है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें और यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।